चलिए, आज कुछ ऐसे प्रश्न हैं क्लास 10th के सिविक्स, है ना। सिविक्स का राजनीतिक शास्त्र का कुछ ऐसे प्रश्न जो बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है 10th का। इसको देखते चलते हैं क्योंकि समय की ज्यादा समय बचा हुआ नहीं है, ठीक है। बोर्ड का एग्जाम होने वाली है, तो आप लोग क्या कीजिए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और देखिए। चलिए हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। देखो बेटा, क्या है क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है। प्रश्न क्या है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है। आप समझते भाई धर्मनिरपेक्ष होता क्या है। देखो, एक ऐसा देश जहां पर किसी भी जाति और धर्म को लेकर कोई भेदभाव न हो, सभी जाति धर्म समुदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर अगर निवास करता है, देश के अंदर रहता है, वह देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी। किसी भी जाति और धर्म के लोग अगर एक साथ मिलजुल कर एक देश के अंतर्गत रहते, एक देश में रहते हैं और सभी को समान अधिकार दिया जाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। लिखता क्या है कि धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। क्या होता है, किसी अपना धर्म नहीं होता है। सुनते होगे कोई हिंदू राष्ट्र, है ना, कोई मुस्लिम राष्ट्र, तो ऐसा कुछ नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है, सभी जाति धर्म के लोग एक साथ। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी भी देश या राज्य का नहीं, अपना धर्म नहीं होता, क्योंकि हमारा देश में अनेक समुदाय के लोग रहते हैं। ठीक है, ये सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार स्वतंत्र पूर्वक कर सकते हैं। किसी को किसी प्रकार का रोकथाम नहीं है। आप अपने धर्म की प्रचार कर सकते हैं, आगे बढ़ाइए, उससे कोई लेना देना किसी को नहीं है। ठीक है, होता है जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। हमारा भारत देश एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश। क्लियर हो गई। चलिए आगे चले। देखिए बाबू, अगला प्रश्न दिया है परिवारवाद और दिया है आपका वंशवाद या भाई भतीजावाद। तो भाई 10th क्लास में आपको भतीजा भाई भतीजावाद कभी नहीं पूछता, प्रश्न आपसे कभी नहीं पूछेगा। अक्सर जब आपको पूछेगा ना, तो आपसे क्या पूछेगा, परिवारवाद ही पूछेगा या वंशवाद पूछ सकता है। देखिए क्या होता है कि परिवार एक मानसिकता होती है जो राजनीतिक के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधी रिश्तेदारी को टिकट देने का कार्य करता है, जो लोकतंत्र का प्रमुख अवगुण है। आप कहने का मतलब समझ रहे हो। अभी बिहार में इलेक्शन हुआ है ना, तो अभी देखते होगे ना, कोई अपना भतीजा के, तो कोई अपना बेटा के, तो कोई पुतोह के, तो कोई अपनी समधी के, तो सास के, ऐसे करके टिकट देना शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसे अगर सगे संबंधी को अगर टिकट देते हो, इलेक्शन लड़वाते हो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, परिवारवाद कहलाएगा। उपेंद्र कुशवाहा नाम जानते होगे, बीजेपी से अभी है ना, उसने क्या किया, अपने बेटा, है ना, दीपक जैसा नाम है ना, दीपक शायद नाम, उसको क्या कर दिया, ना वो इलेक्शन लड़ा, ना कोई चुनाव नहीं लड़ा, और उसको डायरेक्ट मंत्री पद दे दिया गया। तो ये क्या कहलाएगा, आपका परिवारवाद कहलाएगा। समझे, परिवारवाद कहलाता है। जैसे लालू के बारे में सुने होंगे, अपने बेटा को राजनीतिक में लाया, ये क्या हो गया, परिवारवाद हो गया, है ना। ऐसे ऐसे चीज क्या होता है, परिवारवाद कहलाता है। अपने ही लोगों को क्या करना, राजनीतिक में लाना और उससे राजनीति करवाना, ठीक है, परिवारवाद कहलाता है। एक है विविधता में एकता का क्या अर्थ है। बाबू ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो थोड़ा। विविधता में एकता का क्या है, बात समझो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सभी भारत में, सभी देश भारत के अंदर सभी समुदाय के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग रहते हैं, यहां तक तो सबको क्लियर है। लेकिन होता क्या है कि जब विपत्ति ऐसी आती है, मान लो कि हिंदू मुस्लिम से बात नहीं कर रहा, मुसलमान हिंदू से बात नहीं कर रहा, जो छोटे जाति के लोग बड़ी जाति से बात नहीं कर पा रहे, बड़ी जाति छोटी जाति से बात करना नहीं चाहता, होता है गांव समाज में, देखे होगे। लेकिन एक आर्थिक संकट जब आता है, समझे, जैसे मान लो कि देश के अंदर, गांव के अंदर या शहर के अंदर बाढ़ आ गया, आग लगी हो गई, है ना, बम विस्फोट हो गया, सुनामी आ गया, तो ऐसे ऐसे में जब
प्रॉब्लम्स आते हैं तो देखना कि सभी जाति और धर्म के लोग क्या होते हैं, एक कम्युनिटी बनाकर, एक समूह बनाकर, एकता करके क्या करता है, उस काम को करना खत्म करना चाहते हैं, उससे निपटारा करना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं ना। तो छुटकारा पाने का जो काम करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका एकता कहलाता है। क्या कहलाता है, एकता कहलाता है, यूनिटी बनाते हैं। अब कहा क्या, विविधता में एकता। तो बात समझ में आ गई क्लियर। देश के अंदर सभी जाति धर्म के लोग अलग अलग तो है, लेकिन जब मुसीबत जब आती है, देश के अंदर जब मुसीबत आती है तो सारे देश के लोग एक साथ मिलकर उसका मुसीबत को हल करने में लग जाते हैं। वही क्या है, आपका विविधता में एकता कहलाता है। क्लियर हो गई बात। क्या कहता है सुनिए, विविधता का में एकता भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत को अपनाता है। यहां तक तो क्लियर है भाई। हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, यह भी सही है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ठीक है, इन लोगों का धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, पहनावा, चाल चलन सब कुछ अलग अलग है ना। गुजरात के लोग गुजराती बोलता है, महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलता है, बिहार के लोग भोजपुरी बोलता है, पंजाब के लोग पंजाबी बोलता है, तो उसकी भाषा भी अलग है। वहां के पहनावा भी सबका अलग अलग होता है, पंजाबी पगड़ी बांध के चलता है या कुछ भी करता है ना। सबका कल्चर अलग अलग है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो सब लोग क्या करता है, एक साथ मिलकर उसका हल करना चाहता है। जैसे अभी पंजाब में बाढ़ आया है बाबू, सबको आपको पता है ना। जब पंजाब में बाढ़ आया था तो पूरा पंजाब क्षतिग्रस्त हो गया था। क्षतिग्रस्त जब हुआ तो उसके निवारण के लिए सभी राज्य के लोगों ने क्या किया पता, उसको आर्थिक मदद करना शुरू कर दिया, क्योंकि है तो अपने देश के लोग ना। यही आपका मदद जो करना हुआ, यही एकता कहलाता है। उस समय हम किसी धर्म और समुदाय की बात नहीं करते, हम एक इंसानियत की बात करते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा और देश के अंदर होना भी चाहिए, समझे। जाति और धर्म को लेकर कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक समय पर जब आप बर्बाद होते रहोगे ना, तो उस समय आपको जाति और धर्म कोई काम का नहीं होता है। उस समय आपका धर्मनिरपेक्ष काम करेगा, एक समुदाय काम करेगा। ठीक है, एक यूनिटी काम करता है, न कि कोई काम करता है। गांव में देखते होगे, कोई कितना भी मारपीट हो जाए, खुदा ना करे ऐसा घटना ना घटे किसी के पास, कोई व्यक्ति अगर घर में कोई मर जाता है, किसी के घर में मर जाता है, उससे पड़ोसी से कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन उस शोक संदेश समय में क्या होता है, लोग उसके पास जाता है, उसका सहयोग देता है। ठीक है, और सराहना देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आश्वासन देता है ना। ऐसा काम करते हुए देखे होंगे। तो यही सब आपका क्या है, एकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लैंगिक विभेद क्या है बाबू। अब आ गया क्वेश्चन लैंगिक विभेद। तो लैंगिक विभेद होता क्या है, लिंग के आधार पर, लड़का लड़की जो है ना, लिंग है ना, इसके आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो लैंगिक विभेद कहलाता है। और अक्सर गांव में देखे होगे, ये तो स्वाभाविक है, सबको देखे होगे भैया, सब देखे होगे ना। ये लड़का है तो जाके शहर में जाके पढ़ता है ना, ये लड़की है तो गांव में पढ़ता है, लड़की है तो घरे के काम करता है, लड़का है तो बाहर जाता है। विभेद देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, लैंगिक विभेद है। मतलब लिंग के आधार पर कार्यों को बांट देना, उसके काम को बांट देना ही लैंगिक विभेद कहलाता है। क्लियर, लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक विभेद कहलाता है। क्लियर हो गया। लिंग का अर्थ लड़का या लड़की से, यह भी क्लियर कर दिए हम आपको। आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ काफी भेदभाव किया जाता है। जैसे खाना पकाना लड़की का काम है, शिक्षा संस्थान चलाना कहता है कि अब लड़का कर लेगा, लड़की को जरूरत है, ऐसी ना कहता, अरे लड़की का क्या जरूरत है, लड़की के तो ससुरालों में जाते तो बर्तन नहीं बोलते, रोटियां बनाते, ऐसी बोलता है ना। तो ऐसा जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों का समान हक है, समान अधिकार है, और समान अधिकार मिलना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। चलिए देखिए, समाज में स्त्रियों के दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण को लिखे। बेटा देखो, ये हमारे पूर्वजों का ही दिया हुआ है, बात नहीं बोलना चाहिए, बोल देते कभी कभी बुरा लगता है। ये ना पूर्वजों लोगों ने ठान दिया चीज को कि स्त्री है तो घर की सुंदरता होती है, घर की लक्ष्मी होती है, घर में रहने वाली होती है। इस तरह का मतलब क्या होता है, भ्रम डाल देना। एक कहानी कहते हैं आप लोगों को, बड़ा मजा आएगा। होता क्या है, बात समझो। एक पिंजरा है, ठीक है, और पिंजरा में क्या किया कि 4-5 बंदर को रख दिया।
हाँ, 4-5 को बंदर को रख दिया, पिंजरा के अंदर रख दिया, और एक सीढ़ी को लगाकर ऊपर में ना क्या किया, केरा बहुत ज्यादा रख दिया, 20-25 2-4 दर्जन केरा उस पर रख दिया। और करता क्या था कि जब जब बंदर जब उस केरा को लाने जाता था ना, ऊपर से क्या करता था, ठंडा बर्फ बरसाता था, ठंडा पानी बरसाता था। किस पर? बंदर पर। बंदर क्या करता था, झट से उतर जाता था नीचे। जब जब कोशिश करता था ना, तो तब तक उसको पानी बरसाता था, बंदरवा उतर जाता था। ये लगातार प्रक्रिया करते गए, 10 दिन तक प्रक्रिया करते गए। ये 11वां दिन के बाद क्या किया, बंदरवा वहां पर जाना बंद कर दिया। बंदर उस केरा को खाने जाना बंद कर दिया। अब उसके बाद क्या किया सुनिए, एक बंदर को उसमें से निकाला, एक नया बंदर को अंदर डाला, है ना। और बंदर को जब नया डाला तो बंदर नया का जो बंदर है फिर गया केरा तो उठाने कि जाके केरा उठा के खाएंगे, भूख लगा हुआ है। तो नीचे से जो पहलुका बंदर उसका टंगवा दबा के खींचता है और खूब थुरैया करता है, ठीक है, थुरैया करता है। फिर क्या करता है, नया बंदर को तो ये बात पता नहीं रहता। फिर बिहान करके क्या करता है, कल होके फिर पुरनका बंदर के वो निकालता है, नया बंदर डालता है। फिर नया बंदर जाता है उस पर, जैसे जाना जाता है तोड़ने के लिए, खाने के लिए केरा, फिर लोग खींचता है दूसरा बंदर और उसको खूब धुनैया करता है। ये प्रक्रिया लगातार करते करते क्या करता है, पुराना बंदर को सबको खत्म कर देता है, खत्म कर दिया। और नया बंदर सब रहता है। अब जे जाता है तोड़ने के लिए, बड़े केरा लाने के लिए, एक दूसरा को खींच खींच के सब उसको खूब मारता है, मतलब उसको जाने नहीं देता। अब बात समझ में आए कि अगला को ये चीज पता नहीं है कि हमको क्यों खींचा जा रहा है, खींचा क्यों जा रहा है, लेकिन वो बार बार क्या होता है, जो खींचने जाता है उसको धके पीट रहा है। क्या कौन नहीं जाना कि हमको पूर्वज ने क्या किया, मारा है तो हम भी तुमको मारेंगे। बात समझ में आई बात? तो ये बात है अंधभक्त लोगों का। क्या है? अंधभक्त लोगों का, ठीक है। वही बात है, ये समाज की बात है, ठीक है बाबू। समाज में स्थितियों का दयनीय स्थिति के लिए चार उत्तरदायी कारण क्या है, तो हमारे पूर्वज ने बता दिया कि बाबू आपको ना, जो महिलाएं होगी ना घर के अंदर रहेगी, 4 दीवारी के अंदर रहेगी, खाना बनाएगी, गेहूं पीसेगी, है ना, बर्तन साफ करेगी, पोछा लगाएगी, मतलब वो झाड़ू पोछा करेगी, लेकिन घर से बाहर उसको नहीं जाना है ना। अगर घर से बाहर भी जाएगी तो घूंघट में जाएगी या कुछ, उसके साथ कोई ना कोई जाना चाहिए, अकेले वो नहीं जा सकती। तो ऐसा ऐसा प्रक्रिया कौन डाल दिया? पूर्वजों ने डाल दिया। और ये समस्या क्या हुआ कि लड़कियां क्या, पीढ़ी वो पढ़ नहीं पाई, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई, क्योंकि उसको पढ़ाया नहीं गया। वही बात है। अब बताते क्या, समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी कारण निम्न है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में शिक्षा का अभाव। शिक्षा कहां से मिलेगा भाई, बता तो दिए। महिलाओं को घर से निकलना अलाउ नहीं करता था, तो शिक्षा कहां से मिलेगा? तो शिक्षा के अभाव रहेंगे। सब अंगूठा छाप, जैसे नीतीश बाबू अब 10-10 हजार दिवा दिए, सब जाके वोट दे रहा था, 10,000 पर बिक गया ना, होता है ना। दूसरा समझिए, महिलाओं में पर्दा प्रथा, ये भी बता दिए। महिलाओं को घूंघट में रखने की अनुमति थी कि महिला है तो घूंघट में रहेगी, 4 दीवारी के अंदर रहेगी, उसको बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं। अगला, दहेज प्रथा के कारण। कहने का मतलब यहां पर मुख्य कारण समझिए बाबू, दहेज प्रथा तो समझते हो, तिलक दहेज। अब बात यहां क्या था कि न पढ़ाने का भी रीजन इसके पीछे था महिलाओं। पहले के जो पूर्वज थे वो पैसा वाले थे नहीं, खास करके, और पैसे वाले नहीं थे तो बच्चे को वह पढ़ाएंगे तो पैसा उसमें खर्चा होना था। अब वो चीज सोचते थे कि हम पैसा खर्चा कर पढ़ाने में करेंगे तो फिर हमको तिलक देने पड़ेगा, दहेज देना ही पड़ेगा। तो इससे कहीं बेटर कोई पैसा कम इकट्ठा करके क्या करें, तिलक दे देंगे उसको। इस अनुसार के क्या हुआ कि दहेज प्रथा के कारण बच्चे नहीं पढ़ पाए। अगला है बाल विवाह एवं सती प्रथा। सती प्रथा की कहानी आप लोगों को बताए थे। सती प्रथा की कहानी क्या था बेटा, कि जब किसी महिला की शादी हो जाती, किसी लड़की की शादी हो जाती थी, और खुदा ना खास उसके जब हस्बैंड मर जाते थे, पति मर जाते थे ना, तो उसके बाद जो पति के साथ क्या करता था, उसकी पत्नी को भी क्या कर दिया जाता था, उसके साथ ही जला दिया जाता था, है ना। उसका मतलब क्या है, सती प्रथा। तो उसको भी खत्म किया कि नहीं भाई ये अलाउ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी की मर्द मर गया तो उसका औरत का क्या लेना देना, तो औरत की गलती थोड़ी है रे। अब मान लो कोई बीमार होकर मर गया तो उसमें औरत क्या, अब औरत को जिंदा जला रहे हैं, है ना, उसको छोड़ दे रहे हो, तो ये सब चीजें भी गलत था। उसके बाद है बाल विवाह। लड़कियों की शादी ना कम उम्र में, 4 साल 5 साल 6 साल की उम्र, 7 साल की उम्र में शादी कर दी जाती। अब 7 साल की उम्र में अगर लड़की को शादी कर दिया जाए तो लड़की पढ़ेगी का, नहीं पढ़ पाएगी, ठीक है। तो ये भी कारण था आपका क्या, आपका अशिक्षा की कमी के कारण, ठीक है। समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति
जो स्थिति खराब होने का यही सब कारण है। दयनीय स्थिति मतलब स्थिति का खराब होना, स्थिति का खराब होना, तो यही सब खराब होने का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, आगे चले, चलिए समझ में आ गया। अब आते हैं भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं। चलिए, ये आप समझते होगे कि आप जितना हॉस्पिटल में गए होगे ना, अस्पताल में, तो वहां लिखा होगा कि भ्रूण हत्या कानूनन जुर्म है ना। अगर पकड़े जाने पर आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है, ऐसा लिखा होगा, देखे होगे सब जगह। और इसके पीछे का रीजन क्या है बाबू, बताते हैं। लैंगिक विविधता, भिन्नता। अभी देखे होगे पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की संख्या काफी कम गई है। महिलाओं की संख्या कम गई है ना। अगर पुरुष अगर 1000 है तो महिला वहां पर कितना है, लगभग 950 के आसपास, मतलब 50 को महिला कम है, तो संतुलन तो बना हुआ नहीं। और इसके पीछे भ्रूण हत्या सबसे बड़ा कारण है। भ्रूण हत्या क्या होता है समझो बाबू। अब जो गरीब लोग है, जो गरीब कस्बे के लोग हैं, जिनकी स्थिति दयनीय है, बिहार तो भाई समझते हो, बिहार ऐसे भी गरीब है। अब बिहार दयनीय स्थिति क्या होता है, अब क्या है कि आज की जो शादी विवाह होती है ना, एक शादी विवाह में 20 लाख 25 लाख 30 लाख खर्चा हो रहा है, अभी के समय में हो रहा है। अब होता क्या है कि बेटी को पढ़ाएगा कि तिलक में पैसा देगा, है ना। तो लोग अपनी संपत्ति बेच बेच कर लड़की को पढ़ाना पड़ता है, और जिसके पास संपत्ति नहीं रहेगा बेटी को कहां से पढ़ाएगा, कहां से शादी करेगा। तो क्या करता है, जो शिक्षा की कमी है, जिसके पास शिक्षा की कमी है, वो लोग क्या करता है, शिक्षा की कमी क्या, जिसको शिक्षा हो भी गया होता है, जो पढ़ा लिखा भी व्यक्ति होता है, इस तरह का काम करता है। तो क्या होता है कि जब मां के कोख में जब बच्चा होता है, ठीक है, तो उसका जांच किया जाता है, कि जांच करके पता करता है कि इसमें स्त्री है, लड़की है कि लड़का है। ठीक है, अगर लड़की होती है तो क्या करता है, लोग भ्रूण हत्या करवा देता है, मतलब मां की कोख में ही बच्चे को मरवा देना। मां के कोख में ही बच्चे को मार देना ही क्या कहलाता है, भ्रूण हत्या कहलाता है। बात समझ में आ गया। अगर बोल देगा कि भ्रूण हत्या क्या है, तो सीधा एक लाइन में बोल सकते हो कि मां के कोख में ही बच्चे को मारने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, आपका भ्रूण हत्या कहलाता है। बात अब इस पर चलते हैं, क्या कहता है इसको देखते हैं। यह एक प्रकार की सामाजिक बुराई, हमने जस्ट बताया। अगर सामाजिक बुराई ना होती तो यहाँ पर अस्पताल में लिखा ना होता कि भ्रूण हत्या करने वाले को 5 साल की सजा या इतना तक जुर्माना, होता ना लिखा हुआ। यह एक सामाजिक बुराई जिसके तहत माता के गर्भ में पल रहे शिशु लिंग का जांच अल्ट्रासाउंड द्वारा या अन्य मशीन के माध्यम से किया जाता है। अल्ट्रासाउंड या किसी अन्य मशीन से उसका जांच कर लेता है मां का पेट को। अगर जन्म लेने वाला बच्चा लड़की हो तो उसे जानबूझकर गर्भपात करा दिया जाता है, मतलब भ्रूण हत्या करवा दिया जाता है, मतलब उसको मार दिया जाता है, पेट के अंदर में ही मार दिया जाता है। हमारे देश का लिंगानुपात दिन प्रतिदिन 943/1000, जस्ट बता दें 1000 पुरुष है तो आपका लगभग 950 महिला है, मतलब समानता नहीं है, समान नहीं, घटते जा रही है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 1973 में एक अधिनियम पारित किया जिसे भ्रूण हत्या अधिनियम कहा जाता है। अब आप समझते, इसी चीज को बचने के लिए बिहार सरकार या केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, समझते हो ना। अब देखो, जो लोग अपनी बच्ची को पढ़ाना नहीं चाहते थे, उसके लिए बिहार सरकार ने क्या लगा दिया कि बेटी अगर मैट्रिक पास करती है तो उसको 10,000 देंगे, इंटर पास करती है तो उसको 25,000 देंगे, अगर ग्रेजुएशन करती है तो उसको 50,000 देंगे। एक लालच में तो बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा तो पढ़ रहा है ना, और गार्जियन भी उसको पढ़ा रहा है। जितना खर्चा होता है लड़कियों के पीछे सरकार करवा रही है, मतलब पहनावे के लिए वस्त्र का पैसा देता है, साइकिल का पैसा देता है, किताब कॉपी अवेलेबल करवाती है, बैग अवेलेबल करवा रहा है। तो मतलब सरकार पढ़ाने के आगे सब कुछ दे रहा है ताकि बच्चे पढ़े, लड़कियां पढ़े, लड़कियां शिक्षित हो। कहां के कहीं लिखा हुआ होता है, या आप जानते होंगे या पढ़े होंगे या कभी हम बताए भी होंगे कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन अगर एक महिला अगर पढ़ती है तो एक पूरा परिवार पढ़ता है। इसके पीछे का तात्पर्य क्या होता है कि अगर एक पुरुष अगर पढ़ लिया तो जाके कहीं जाके काम करेगा, रोजगार करेगा, तभी तो उसकी महिला को मतलब घर चला सकता है। एक महिला अगर पढ़ लेती है तो उसके आने वाला जो भविष्य है, बच्चे हैं, सबको बच्चे को पढ़ाएंगे, परिवार को चलाएंगे, बेहतर बनाएंगे। तो ऐसा काम कौन करता है, महिला करती है। ठीक है, तो इसलिए
आगे कौन कर रहा है? सरकार इस पर बहुत जोर शोर से काम कर रहा है ना। प्रधानमंत्री भी उद्यान योजना चलाते हैं ना, बहुत सारा। तो ये सब चीजें हैं भ्रूण हत्या का रोकने का कारण, ये कैसे रुकेगा। ठीक, आगे चलते हैं। मजा आ रहा है ना। रंग भेद क्या है? देखो बाबा, रंग भेद क्या है? भेदभाव। ये भेदभाव गोरे और काले लोग, रंग के लोगों के बीच जो भेदभाव हुआ, यही रंग भेद कहलाता है। अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के साथ क्या किया था? अत्याचार किया था रंगों के आधार पर। ये भी क्या है आपका? रंग भेद है। मानवों को में गोरा और काला रंगों के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव रंग भेद कहलाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर कर दी? इसमें लोगों के मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, जो एक सामाजिक बुराई। आप कहेंगे कि कोई गोरा ले कोई करियकवा कह बुलाएगा, एक करियकवा सुन, एक गोरका सुन, तो कभी कभी जो काला व्यक्ति, जो सामला व्यक्ति, उसको था कभी बुरा लग जाता है ना। तो कभी कभी बुरा लगता है, तो इसकी क्या है? एक सामाजिक बुराई हो गई ना, सामाजिक बुराई है ना। अब वो सुनता है, अगला भी बोलता है, वो व्यक्ति क्या होता है? डिप्रेशन में चला जाता है ना। तो ये सभी चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस नीति का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था। याद रखना, यह क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, रंगभेद का विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था? मार्टिन लूथर किंग। इसने इसका विरोध किया था। ठीक है, जिसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। कहां का रहने वाले थे? अमेरिका का। आपको पता है क्यों ऐसा हुआ था? क्यों अमेरिका में लोग ना अक्सर काले ही होते हैं। समझे? शांत हो जाओ, है ना। हम शांत हो जाओ, शांत शांत। ठीक है, काले लोग ही होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू। क्षेत्रवाद क्या है? कह रहा है अपने देश, अपने क्षेत्र के लगाव तथा दूसरे क्षेत्रों में अलगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है। इसको बात समझो पहले। जैसे इस क्षेत्र में हिंदू लोग हैं, उस क्षेत्र में मुसलमान लोग हैं, तो उस क्षेत्र में तू न जई है, इस क्षेत्र में इन अतव अतव तब मारी है, जतव तब मारी है ना। सुनता होगा ना, अतः तब गाली दे भाई, जतो तब न जेबे तो वो गाली देता हूं, मारता हूं। तो इससे क्या है? आपका क्षेत्रवाद है बाबू। क्या है आपका? क्षेत्रवाद कहलाता है। कह रहा है अपने क्षेत्र के लगाव तथा दूसरे क्षेत्रों में अलगाव, मतलब समझते हो ना, अपने देश से प्रेम, अपने क्षेत्र से प्रेम करो और दूसरे क्षेत्र को क्या करो? घृणा साबित करो, अलगाव करना। ठीक है, रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है, जो एक सामाजिक बुराई है। क्या है? सामाजिक बुराई है। ये लोकतंत्र का एक अवगुण है, बिल्कुल अवगुण है। हमने बता दिया ना। देश है, भारत देश है, एक भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहां पर सभी जाति और धर्म के लोग का अधिकार है, सम्मान अधिकार मिलना चाहिए। तो फिर भेदभाव क्यों करना? ना तो आप क्षेत्र के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, ना तो गोरा, ना तो भाषा के आधार पर, किसी पर नहीं कर सकते आप भेदभाव, नहीं करना है आप। ठीक है, चलिए आगे चलें। सांप्रदायिकतावाद। देखो बेटा, ये सबसे बड़ी चीज है और इंसान में होना चाहिए। सांप्रदायिकतावाद क्या है? यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए जो अपनी जान की आहुति दे दे, यही सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, हमारे देश में अगर हमारे देश के बाहर के लोग अगर हमारे देश को अगर उंगली उठाए ना, तो हम उसकी उंगली को काट देंगे, हम उसकी उंगली को काट देंगे। ठीक है, ये होता है आपका राष्ट्र प्रेम। ठीक है, अगर हमारी भारतीयता पर आप गाली दोगे, हमारे सभ्यता को गाली दोगे, हमारी संस्कृति को गाली देंगे, तो हम आपको खत्म कर देंगे, नाश कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये आपका हो गया राष्ट्र प्रेम। हम अपनी बुराई सह लेंगे, लेकिन अपने देश की बुराई नहीं सह सकते। ये आपका है राष्ट्र प्रेम। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए। मुझे तोड़ लेना ए बर्णमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक।
है ना। कहता क्या है, फूल कहता किससे, माली से कहता है, ये माली हमें तोड़ो, हमें तोड़ लो। देखिए कि याद रखना कि चाह नहीं मैं सुर वालों के गहनों में गुथ जाऊं, चाह नहीं मैं बिन प्यारी माला को बिन प्यारी को लग जाऊं। समझे, कह रहा है कि मुझे ना राजा महान लोग जो जीत के आया, विजय होके आया, वैसे लोगों के गर्दन में मुझे जाने का शौक नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है कि हम किसी के गर्दन में जाकर ना हम टंग जाए, मुझे शौक नहीं है। आप ऐसा मत कर। अगर मुझे तोड़ना है तो तोड़ लो, मुझे तोड़ लेना ये वरमाली, उस पथ पर तुम देना मुझे फेंक, मतलब मुझे तोड़ के उस रास्ते पर, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, उस रास्ते पर रखना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जो अपने देश की सुरक्षा के लिए जान की आहुति देने जा रही है, अपने देश की रक्षा के लिए मरने जा रहा है, उसके लिए करना क्या आप समझे, उसके पैर के तले रख देना, ताकि अगर इस रास्ते से जाए ना तो उसके पैर, अगर हम इसको पड़े ना, कोमल कोमल पैर पड़े, तो उसके पैर क्या, तो उस कोमलता महसूस हो, तो हमें सुकून मिले कि हमने ये फूल भी मेरा जो सौभाग्य है, मैंने अपने देश के प्रति अपना निछावर कर दिया। तो फूल कभी नहीं कहता, फूल कभी नहीं कहता है कि आप हमको क्या करो, कि हमको भगवान पे चढ़ा दो, मुझे शौक नहीं है, शौक ही नहीं। वही कह रहा है आपको कि सांप्रदायिकतावाद ही कहता है कि आपको देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर आपको देश के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर आप राष्ट्रभक्त नहीं। कह रहा है ना, यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, अर्थात अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही सांप्रदायिकतावाद कहलाता है। बात समझ में आ गई। हमारा हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म है तो सबसे बड़ा हिंदू धर्म, ठीक है ना, दिखाता है ना, यही आपका सांप्रदायिकता। चले आगे चले, चलिए समझ में आ रहा ना। देखो सत्ता में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, एक क्वेश्चन पूछेगा नहीं लेकिन बता देते हैं। जब केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को, अपनी शक्ति को जब राज्यों में बांटना शुरू कर देता है, राज्य सरकार को देना शुरू कर देता है, लिखा होगा जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकारों के अदान कर देता है, दे देता है, जिसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहा जाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि विभिन्न समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर अच्छे ढंग से किया जा सकता है। हम बताते हैं, बात समझो। महात्मा गांधी, वो अभी क्या है हमारे देश के पीएम, कौन है रे, बट पगला कहीं का, अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है, नीतीश, चपेट मारा बोल श्री नरेंद्र मोदी है ना, श्री नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तो कभी मुबारकपुर आके देखेंगे नहीं, आके देखेंगे का कि मुबारकपुर कैसा है, हाँ कभी क्षेत्र में आके घूमेंगे क्या, गाँव कभी नहीं घूमेंगे। तो क्या करेंगे कि लोगों में बंटवारा किया, 28 को राज है भारत में ना, 28 राज्य के एक मुख्यमंत्री बनाया गया कि अब आपके राज्य का काम आप संभालो, है ना, हम यहाँ है। और राज्य में क्या किया, पहले क्या रहा, लोकसभा आयोग बनाना, लोकसभा संसद जो बना, तो संसद जिला का बना। अब संसद बना, वह में विधायक बन जाता है 8 को, 7 को, 6 को एक जिला का विधायक रहता, फिर जिला परिषद बनता है, मुखिया बनता है, सरपंच, वार्ड पंच सब बनता है। तो मतलब छोटे छोटे जगह से भी लोग बनना शुरू कर दिए नेता, क्योंकि तो सब जगह से हमें ना जानकारी प्राप्त होता चले कि कौन चीज की कमी कहां पे है। बात समझ में आ रहा है। और उसके आधार पर काम को क्या कर दिया, बांट दिया गया। यही आपका क्या कहलाता है, सत्ता में विकेंद्रीकरण, ठीक है। अब बात ले, मुबारकपुर में नाला न है तो मुख्यमंत्री को कैसे पता चल गया, मुबारकपुर तो नाला देखने नहीं आए, है ना। तो यहाँ का वार्ड देखा, वार्ड किसको सूचित किया, मुखिया को, मुखिया किसको सूचित किया, विधायक को किया होगा, हाँ विधायक को किया होगा, या विधायक को नहीं किया होगा तो संसद को किया होगा। वो कहां पर शो करेगा, जाके विधानसभा में बताएगा कि नीतीश बाबू वो कांग्रेस, देखिए ऐसे ऐसे समस्या है इस क्षेत्र में, है ना। तो ऐसे ऐसी समस्या को तब न जाकर निवारण होता है। तो यही आपका क्या कहलाता है,
आपका सत्ता में विकेंद्रीकरण कहलाता है। ठीक है, कार्य को बांटो। देखो रे, नगर परिषद क्या है, इसमें से क्वेश्चन पूछता है एक, नगर परिषद के क्या क्या फायदा है, नगर परिषद में क्या क्या चीज पाई जाती है, ठीक है, क्या क्या साधन है, ये सब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा घुमा घुमा, चटवा है, कुछ भी बोल देता है। नगर परिषद क्या है, इसके प्रमुख कार्य को लिख, इसके प्रमुख कार्य को लिखना। देखो बेटा, नगर परिषद का गठन नगर पंचायत के बड़े शहरों में किया जाता है, जहां की आबादी लगभग लगभग 2 से 3 लाख होनी चाहिए। ये पंचायत है, पंचायत में कितना आबादी है, 7,000, 8,000, 9,000 हो गया, पंचायत है कि, लेकिन नगर में कम से कम होना चाहिए आपको 2 से 3 लाख लोग होना चाहिए, आबादी वहां की होनी चाहिए। अब कह रहा है कि इसकी प्रमुख कार्य क्या है, नालियों का निर्माण करवाना, नाली पानी बहने के लिए, भाई घना बस्ती है तो भाई पानी का स्रोत चाहिए कचरा निकलने के लिए। दूसरा, नगरों की सफाई कर, झाड़ू लगवाना, नगर को साफ करवाना। चपेट मारेंगे तो रात, चपेट मारेंगे तो 2-3 को तो तोड़ देंगे पक्का, आगे से याद रखिए, तो शांत से रहो। शमशान घाट का प्रबंध करवाना, सड़क एवं नाली में, सड़क एवं गली में बिजली का प्रबंध करवाना, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल का निर्माण कराना, मानव एवं पशुओं के लिए अस्पताल का निर्माण करवाना। भाई घनी आबादी है तो उसकी व्यवस्था भी तो अच्छी अच्छी चाहिए, और अच्छी अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, लोचा हो जाएगा। समझ रहा, क्योंकि जब ज्यादा आबादी है तो वहां कचरा भी ज्यादा फैलेगा, और ज्यादा कचरा फैलेगा तो वहां पॉल्यूशन भी ज्यादा होगा, तो इस सबसे तो बचाना भी है। समझ में आ रही ना। चलिए आगे चले, आगे क्या क्वेश्चन है। चलिए, बिहार में हुए छात्र आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। देखो, ये छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण जेपी, सुने होंगे, जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाया गया था यह आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन कि आज तक वैसा आंदोलन कभी हुआ ही नहीं, वह भीड़ आज तक कभी गांधी मैदान में गुजा नहीं। एक आंदोलन ऐसा भी हुआ था, तख्त ताज पलट दिया गया था सरकार का, एक ऐसा आंदोलन चला। समझे, कह रहा है बिहार में हुई छात्र आंदोलन का मुख्य कारण गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की कीमतों को, अप्रत्याशित वृद्धि को कम करना था, जिसका नेता जयप्रकाश नारायण थे। बात समझ में आई। गरीबी, महंगाई बहुत हो गया था, बेरोजगारी की कमी थी, भ्रष्टाचार हो रहा था, और इस चीज को दूर करने के लिए जयप्रकाश नारायण ने क्या किया था, एक आंदोलन किया था, जिसका नाम था आपका छात्र आंदोलन। बोला था जयप्रकाश नारायण कि करो, हम तुम्हारे साथ में हैं, लेकिन जब तुम कर रहे हो, जब हमको तुम मंत्री बना रहे हो, हमको राजा बना रहे हो, अगर हमारे नेतृत्व में कर रहे हो तो जो हम कहेंगे तुमको सुनना पड़ेगा। है ना कि तख्तो ताज पलट दिया था, आज तक वैसा भीड़ कभी नहीं हुआ गांधी मैदान में। जो भीड़ पैदा किया था जयप्रकाश नारायण 1974-75 के आसपास। ठीक है, तो पूछ देगा कि छात्र आंदोलन का शुरुआत किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, तो किस लिए, तो गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई को लेकर यह आंदोलन कर चलाया गया था। ठीक है, चलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, इसके मुख्य उद्देश्यों को लिखें। नर्मदा गुजरात में एक नदी है, नर्मदा नदी है, जैसे पंजाब में सतलज नदी है, दिल्ली में यमुना है ना, अयोध्या में कौन है, सरयू नदी, सरयू है ना, बिहार में गंगा, बिहार में गंगा, हाँ लिख लो सकते हो यार, गजब बतिया रहे हो तुम, इसलिए बोलते तो बड़ा खराब लगता है हमको। हम बिहार की बात कर रहे हो तो हाजीपुर को पूछ ले, प्रमुख नदी का नाम पूछ रहे हैं, तो 72 नदी है, तो कह देंगे पड़ोसियों में तो बगल में नदी है गुजरात है, ढेर कई अजीब है। लेकिन गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे सरदार सरोवर एवं और भी छोटे बड़े बांध के विरोध में मेघा पाटेकर ने नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन ही नर्मदा बचाओ आंदोलन था। देखो बाबू, बांध बनाने से फायदा है तो कहीं कहीं नुकसान भी है।
बांध क्यों बनाया जाता है? बिजली उत्पादन करने के लिए, कहीं कहीं सिंचाई करने के लिए। लेकिन जब पानी का स्तर बढ़ जाती है, जब बांध नहीं खुल पाता है, तो बड़ा बड़ा क्षेत्र भी तहस से नहस हो जाता है। समझे? तो छोटा छोटा बांध बनाने के लिए, बांध को हटाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, जिसको बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर बनाया गया था। कौन बांध? सरदार सरोवर एवं और भी छोटे छोटे बांध का विरोध में मेघा पाटेकर ने के नेतृत्व में, कौन व्यक्ति किया था? मेघा पाटेकर ने विरोध किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके विरोध में जो चलाया गया एक आंदोलन था, जिसको बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये पूछता नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेगा नहीं। कभी पूछ सकता है तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि नर्मदा नदी किस राज्य में है, पूछ सकता है। ठीक है। मुख्य उद्देश्य सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई को कम करना था, कि आपने ऊंचाई जो बढ़ा दिया, उस ऊंचाई को कम कीजिए, ताकि पानी ये पार से पार जा सके सही ढंग से। विस्थापित परिवारों को पुनर्वास एवं उचित मुआवजा दिलाना। भाई बांध बनेगा तो आसपास के लोग को तो खाली करना पड़ जाएगा, समझा? बांध अगर बन गया तो आसपास के जो क्षेत्र है ना, गांव है, मोहल्ला, उसको खत्म कर, खाली कीजिए। नहीं तो कब बाढ़ आएगा, कब पानी चढ़ेगा, तो वो बचो नहीं कीजिएगा। तो उसको मुआवजा करवाना था कि आप अगर बांध बना रहे हैं तो उसको मुआवजा कर दीजिए, जिसका जिसका घर था। पर्यावरण नुकसान को कम करने के लिए सरकार को सुरक्षात्मक उपाय कराना दीजिए। अब बात है, बांध बनाओगे तो आसपास का क्षेत्र भी बढ़ेगा, खाली हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा। उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा बोला गया था, है ना। अब देखो, पेड़ नदी का यार देखते पेड़ लगा देता है सड़क के लिए, क्यों? कि उसको बचा कर रखे। अब पेड़ कटाई अगर कर देगा, खत्म कर देगा, अब पानी जैसी बार पेड़ टूटेगा, खत्म होगा या कुछ भी होगा, तो नुकसान तो होगा। क्षेत्र में अगर बाढ़ आ जाएगा तो पेड़ पर आता है तो सब सुखा देगा, पेड़ पता है सुखा देगा तो नुकसान तो हो जाएगा, है ना। तो इस सब के लिए सरकार से मांग किया गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो उसका कोई उपाय बताइए, ठीक है, उसका सुझाव आपको ही निकालना है। किस पर आधार पर आप कह सकते हैं कि सर अरे बाबू सुनना, कहां भाग रहा रे, कहां रे, जरा। हाँ, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी काम कर रहा है? कह रहा है, किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल, राजनीतिक समझते हो ना, सरकार, सरकार के लोग, विधायक, सांसद, मुखिया, पंचायत सचिव काम कर रहा है ना, तो दल एवं सरकार के बीच कड़ी काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है सर? जनता के लिए राजनीतिक दल जनता की भावनाओं को सरकार तक और सरकार की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। बस सही बात। अब जस्ट इसके बारे में चर्चा किए थे हम। अपनी बात को जब समस्या आता है, किसको बोलते हैं? वार्ड को बोलते हैं। वार्ड मुखिया को बोलता है, मुखिया विधायक जी को बोलता होगा, या कहीं जाके वहां आगे बोलता होगा, है ना। समस्या बोलता है रे बबुआ। तो ये जो समस्या बोलता है, तभी वहां से कुछ ना कुछ तो बात आता होगा ना, कि ठीक है आज नहीं 6 महीना के बाद बन जाएगा, 2 महीना के बाद बनेगा, 1 साल के बाद बनेगा। तो आदान प्रदान जो होता है, नहीं कह रहा है भाई, सरकार तक और सरकारों की भावनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी काम कर रहा है। बात समझ में आ गया? आश्वासन देता है कि आप घबराए नहीं, सब कुछ सही होगा। बात समझ में आया? लेकिन किस आधार पर आप कह सकते हैं कि राजनीतिक दल जनता एवं सरकार के बीच कड़ी काम करता है? नहीं समझ में आया? कि जनता का जो समस्या होता है सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, और सरकार जो अपनी बात को रखता है, उस बात को जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता है? राजनीतिक दल के लोग करता है, राजनीतिक दल के लोग करता है। ठीक है, एक बार चलते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या क्या अर्थ है? अब विकेंद्रीकरण भी जस्ट बता दिया आप लोग, है ना, बताएं। चलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार द्वारा क्या होता है? योजना बनते हैं, नए नए योजनाएं बनाई जाती हैं। अभी 10-10 हजार रुपया योजनाओं के तहत महिलाओं को मिला है ना। शौचालय वाला योजना चली थी, आवास, है ना, इंदिरा आवास, सब योजना चल रहा है ना। लेकिन उन्हें अस्थायी स्वशासन की संस्थाओं द्वारा सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
सही ढंग से उसकी सही ढंग से चलाने का काम किया जा रहा है। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम से जाना जाता है। इससे स्थानीय नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का अधिक अवसर प्राप्त होता है। बेल होता है कहने के लिए सरकार का बहुत सारे योगदान जो निकलता है, बहुत सारे योजनाएं जो निकलता है, वो बड़े बड़े लोगों के लिए निकलता है। आम आदमी के लिए होता है क्या? कभी सुना है क्या? अब घर के लिए मुखिया जी 20-20 हजार ले ले होंगे। कितना के लेटिंग 2-2 हजार रुपया खा लिया हुआ लेटिंग के साथ साथ, है ना? खाता है ना रे। अब 12-12 हजार रुपया आया तो 2-2 हजार रुपया तो खा लिया। और कोई में कहा दिया था, कोई वीडियो देखे थे कि हमारे मुखिया जी तो लेटिंग खा गए, है ना? ये नहीं कहा कि लेटिंग का पैसा खा गए। तो करता ही काम है, क्योंकि देखो सरकार जो पैसा देता है ना, जितना पैसा देता है उतना जनता तक पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। अभी देखो ना, राशन लाने जाते हो, 5 किलो राशन, क्रिया खा के बोलियो, 5 किलो राशन किसी को मिलता है? नहीं मिलता होगा। 4 किलो मिलता होगा, 4 किलो मिलता है ना, है ना? लेकिन जनता खुश है कि 4 किलो तो मिला ही है, 4 किलो तो मिला ही है ना। अरे गधा कहीं जानते मुझे। और क्या बात कहेगा कि साल भर में क्या कहते हैं अति इतना ना राशन कम था कि एक महीना का नहीं मारेंगे राशन, तब जिंदगी कैसे चलेगा? कौन बोलेगा? जो राशन बांटता है ऐसे हो सकता है साल भर पे एक महीना का खा हो जाए, खा भी जाएगा राशन। तो ये सब हाल है। कोई भी आपका सरकारी काम होगा ना, आपको पूर्ण रूप से सही ढंग से नहीं होगा। सब जगह भ्रष्टाचार बैठा है। आप जातीय आवासीय बनाने जाओगे ना, है ना, ब्लॉक में, तो तत्काल बनाना होगा, जरूरी लगा तो कहेगा कथी कि 100 रुपया लगो तो बना कर दो। सब जगह बैठा हुआ। लेकिन लोग क्या है, हम जनता पब्लिक मूर्ख है, डरता है लोग, समझा? इससे आपको हटना पड़ेगा। पढ़ाई का मेन उद्देश्य यही चीज कि हमको कोई चीज जानना है, इस चीज से निपटारा कैसे पाना है। मुखिया वाला इलेक्शन होने वाला है ना, जे पैसा देता है ना, सबका पैसा खाना, देखिए वोटवा ससुर के देना, किसी को मत देना। जे पैसा देगा ना उसको वोट देवे नहीं करना, याद रखना। अगर भाई आपको 10 लाख रुपया खर्चा करेगा तो 20-25 लाख जब तक निकालेगा ना, जब तक काम करेगा आपका की नहीं करेगा ना। इसलिए जो खिला रहा उसका खाओ, लेकिन उसका गाँव ही नहीं, समझा? तो इसलिए अब बात बताते, तुम बोलेगा कि नहीं हमको पैसा नहीं दीजिए, हम पैसा नहीं लेंगे। अब पैसा तो दोसर लेता ही, अब 10 गो ले लाई या 2 गो न ले लाई तो शरीक तो तू में हो जाएगा कि बोलेगा कि सबके पैसा दे लिया, तो तू कला पीछे रहेगा, तू हो खो। लेकिन वोट मत दो, वोट मत दो, निस्वार्थी को वोट दो जो पैसा नहीं देता हो। और जब काम आए ना तो दे पर 400 से काम करवाओ, और घर पास हो जाए तो अगर 2 लाख का फट 2 लाख रुपया तो लेबो, लिख के दो हमको कि 2 लाख रुपया में 20,000 कहाँ खलाई, 15,000 कहाँ खाया, लिख के दो आप। जहां तक आएगा वहां तक चलो चलेंगे। तब ये लड़ाई लड़ोगे ना तभी आगे बढ़ोगे, तो नहीं बढ़ोगे। समझा? समझ में आया रे? लोकतांत्रिक विवेक के विकेंद्रीकरण। अब आगे की चीज कल फिर देख लेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार आप लोग इसको देख लोगे घर पे, ठीक है? और एक बार पढ़ लोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक? तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, ठीक?